हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी, और उसके हमने उत्तरी अभियान पढ़े थे, कैसे उसने गुजरात पर अभियान किया, फिर उसके बाद रणथंबोर आ गया, फिर उसके बाद चित्तौड़ आ गया, फिर जलोर आ गया, फिर मालवा आ गया। ठीक है, आज हम इसके पढ़ते हैं दक्षिण अभियान। इसके अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, खिलजी वंश का था, और इसके हमने कौन से अभियान पढ़े थे? उत्तरी। और आज का टॉपिक क्या हमारे? दक्षिण के अभियान। दक्षिण में इसने कौन कौन से अभियान किए? ठीक है, देखो एक ऐसी जगह है देवगिरी, ठीक है, वहां पे इसका अभियान करना, युद्ध करना बहुत जरूरी था, क्योंकि वहां से ही इसे दक्षिण के अन्य राज्यों पर आक्रमण करने का रास्ता जो था वो खुल सकता था। ठीक है, और ये कभी भी नहीं चाहता था कि ये दक्षिण के हिस्से में जो है वो प्रत्यक्ष शासन करे। ठीक है, यानी कि खुद वहां जाकर बैठे, और ना ही ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये खुद वहां सेना लेकर गया था। आपने देखा था कि ये जो दक्षिण के अभियान थे उसमें किसी एक अभियान में खुद वो सेना लेकर गया था, नहीं तो सेनापति होते थे, उनके नेतृत्व में सेना जाती थी। लेकिन जो दक्षिण के अभियान थे, यहाँ ना तो वो खुद गया और ना ही वो चाहता था कि वो वहाँ प्रत्यक्ष शासन करे। ठीक है, तो वो क्या चाहता था, क्यों उसने दक्षिण पे जो थे अभियान किए या युद्ध किए, वो वहां से टैक्स कलेक्ट करता था। ठीक है, कर लेता था एक फिक्स कर कि ये यहाँ पहुंचना चाहिए, दिल्ली में पहुंचना चाहिए, कुछ एक अमाउंट फिक्स कर दिया जो कि उसको दिल्ली में मिल जाता था। इसने प्रत्यक्ष रूप में वहां पर शासन नहीं किया। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो अभियान है वो है आपका 307, सॉरी 307 नहीं है, ये है आपका 1307, और ये कहाँ का था? देवगिरी। ठीक है, अब देखो इसने देवगिरी पे आक्रमण क्यों किया? हमने पढ़ा था 1299 ईस्वी में जब इसने कहाँ आक्रमण किया था? गुजरात पर। ठीक है, तो गुजरात के राजा का नाम क्या था? करण बघेल या रायकरण। ठीक है, तो उसकी बीवी का नाम क्या था? कमला, और उसकी बेटी का नाम क्या था? देवल देवी। ठीक है, तो वो जो थे वो कमला को पीछे छोड़ के करण अपनी बेटी के साथ कहाँ आ गया था? देवगिरी। और यहाँ पे था एक राजा रामचंद्र या रायचंद्र भी लिखा है कहीं पे। ठीक है, तो देखो इनके पास आ गया, तो कहते हैं कि इस पर आक्रमण करने के दो कारण थे। एक तो वो दक्षिण की ओर जाना चाहता था, और दूसरा कि देखो जो कमला देवी जो उसके रायकरण की बीवी थी, उसने क्या कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी से शादी कर ली। ठीक है, और उसकी बेटी जो थी अब इस वाले साम्राज्य में वो रह रही है, तो उसने बोला कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है। दो कारण हो गए, एक तो वो दक्षिण की तरफ बढ़ना चाहता था, अपने राज्य का विस्तार करना चाहता, साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा जो करण बघेल की जो पत्नी थी कमला, अब वो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी है, तो उसने अपनी बेटी से मिलने की इच्छा जो थी वो जताई थी, इसलिए उसने देवगिरी पर आक्रमण किया। और देखो जो हमारे दक्षिण के अभियान है वहां पर युद्ध नहीं हुआ है किसी भी राजा का अलाउद्दीन खिलजी के साथ, सभी ने क्या करा है? संधि करी है। ठीक है, कि हमने मान ली कि हम आपके अधीन हैं। तो देखो यहाँ पे जब इन्होंने आक्रमण किया तो यहाँ के राजा रामचंद्र ने इसे क्या कर ली? संधि कर ली। ठीक है, और जब संधि कर ली तो इनको दिल्ली ले जाया गया। ठीक है, इनको दिल्ली ले गए और वहां पे इनको क्या किया? उपाधि दी राय की। ठीक है, पूछा जाता क्वेश्चन की राय की उपाधि किसने किसको दी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसको दी? रामचंद्र को दी। किसको दी? रामचंद्र को। और फिर क्या हुआ कि रामचंद्र ने अपनी एक बेटी का विवाह जो था वो अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया। क्या किया उसने? अपनी बेटी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो था वो कर दिया। अब अगला अभियान जाता है इसका 1309 ईस्वी में। कहा ये? वारंगल। कहां पे? वारंगल में। ठीक है, क्लियर होगी। और वारंगल आज के टाइम में कहां पर है?
तेलंगाना में, ठीक है। और यहाँ का राजा था प्रताप रुद्रदेव, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव। और इसने भी क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी से संधि कर ली, समझौता कर लिया। और इसने क्या किया, इसने प्रताप रुद्रदेव ने क्या किया कि उसने अपने बराबर एक सोने की मूर्ति बनाई। क्या किया, उसने अपने बराबर, जितना वो लंबा चौड़ा था उसके बराबर, यानी कि अपनी प्रतिमा बनाई उसने सोने की, और उसे जंजीरों में जकड़ कर क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेज दिया। क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेज दिया अपनी एक प्रतिमा बनाकर। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता जो थी वो स्वीकार कर ली थी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 1310। यहाँ पे इसने किया था द्वार समुद्र, ठीक है। और उस टाइम यहाँ द्वार समुद्र का राजा कौन था, बल्लाल देव तृतीय। कौन था, बल्लाल देव तृतीय। और इसने भी क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी से संधि कर ली। कौन था, बल्लाल देव तृतीय। और इसने भी अलाउद्दीन खिलजी से संधि कर ली। और लास्ट अभियान जो था इसका दक्षिण का, वो था 311 में, ठीक है। कब था वो, 1300, आज 300 बड़ा याद आ रहा है, कुछ सुबह 300 पढ़ रही थी मैं, तो 300 ही याद आ रहा है, ठीक है। 311 ईस्वी में कहाँ पे किया इसने, मदुरई में, याद है ना। यहाँ पे मैंने मैप से समझाया था, पांडे जो थी उनकी जो राजधानी थी वो मदुरई थी। यहाँ पे मांडे, यहाँ पे चोल, यहाँ पे पल्लव, यहाँ पे चेर, ठीक है। तो कहाँ किया, मदुरई में, ठीक है। क्लियर होगी चीज। और यहाँ पे राजा थे वीर पांडे और सुंदर पांडे। कौन थे यहाँ के राजा, वीर पांडे और दूसरा था सुंदर पांडे। अब देखो जो दक्षिण के अभियान थे इसमें अलाउद्दीन खिलजी, मैंने पहले भी बताया कि खुद सेना लेकर नहीं आया था। इसमें किसको भेजा था उसने, नेतृत्व किसने किया था दक्षिणी अभियानों का, किसने किया था, मलिक काफूर ने, ठीक है। और ये गुलाम था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था ये, ठीक है। गुलाम था अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। और इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको कहां से प्राप्त किया था, गुजरात अभियान से, गुजरात अभियान से, जो कि 1299 में हुआ था, ठीक है। उत्तरी अभियान जो था 1299 गुजरात का अभियान, वहां से इसने इसको प्राप्त किया था। और इसने इसको 1000 दिनार में खरीदा था, 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है 1000 दिनारी किसको कहा जाता है, तो मलिक काफूर को कहा जाता है, जिसने दक्षिण के जो अभियान थे उनका नेतृत्व किया। क्लियर होगी। देखो हमने उत्तरी अभियान पढ़े, कौन कौन से पढ़े थे, 1299 में पढ़ा था हमने गुजरात अभियान, फिर 1301 में पढ़ा था हमने रणथंभौर अभियान, फिर हमने 1303 में पढ़ा था चित्तौड़ अभियान, फिर 1305 में पढ़ा था जालौर अभियान, फिर एक बार 1305 में हमने पढ़ा था मालवा का अभियान। अभी हमने 1307 में क्या पढ़ा, देवगिरी का, फिर 1309 में किसका पढ़ा, वारंगल का, 1310 में द्वार समुद्र का, और 1311 में मदुरई का। वीर पांडे और सुंदर पांडे थे वहां पे। क्लियर होगी। ये थे अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। हम देखते हैं इसके सैनिक व्यवस्था कैसे थी, ठीक है। इसको इसकी सैनिक व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखो इसकी जो सैनिक व्यवस्था थी,
वो प्रसिद्ध थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो काम किए थे ना, उन्हें अनोखे काम कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो आगे एक और आएगा जिनके कामों को भी अनोखे कहा जाता है। इसने पहले क्या किया, जो हमारी केंद्रीय सेना, ठीक है, इसने केंद्रीय सेना को बढ़ाया, मजबूत किया। ठीक है, अब केंद्रीय सेना क्या होती थी, जैसे देखो जो अमीर होते थे उनके पास सेना हुआ करती थी, और जब कहीं अभियान पे जाना होता तो वहां से सेना मांगते थे राजा। लेकिन इसने क्या किया, अपनी खुद की सेना को मजबूत किया। और इसके टाइम में लगभग 3 लाख जो थी वो केंद्रीय सेना हो गई थी, यानी कि राजा की खुद की सेना हो गई थी। ठीक है, अब देखो, और उसके बाद इसने क्या किया कि सैनिकों के हुलिये रखने शुरू कर दिए, यानी कि हुलिया प्रथा शुरू कर दी। सैनिकों के हुलिये लिखने शुरू कर दे, यानी कि हुलिया प्रथा जो लिखने शुरू कर दी। हुलिया प्रथा क्या होती है, जैसे अभी आप भर्ती में जाओगे, है ना, या आपके भाई बहन जो भी है वो भर्ती अटेंड करते हैं, चाहे पुलिस की हो चाहे आर्मी की हो, तो देखो उसमें क्या होता है, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका शरीर पे कोई मार्क है या ऐसा सब कुछ लिखा जाता है। तो इसने ये प्रथा शुरू कर दी। अब ये प्रथा शुरू क्यों की इसने, देखो उस टाइम पे क्या होता था कि कोई भी जो सैनिक था अपने बदले अपने भाई को, भतीजे को, बेटे को, दामाद को लड़ने के लिए भेज दिया करता था। और उन चीजों को सुधारने के लिए, रिमूव करने के लिए कि ऐसा कोई सैनिक ना कर सके, तो क्या होता था, उसने हुलिया रखना शुरू कर दिया कि इस कदकाठी का जो व्यक्ति है वो सेना में सैनिक है। इससे क्या हुआ, भ्रष्टाचार खत्म हुआ। नहीं तो हम किसी को भी लड़ने के लिए भेज देते अपने रिश्तेदारों को, तो उसने हुलिया लिखने शुरू कर दिए, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, इतना वेट है, इसका इतना मार्क है, ये सारी चीजें उसने लिखनी शुरू कर दी, जो कि आज तक भी हम लिखते हैं, आर्मी में भी लिखते हैं कि आपकी हाइट, वेट क्या है, वो सब कुछ लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, दागने की प्रथा। अब क्या दागने की, मतलब घोड़े दागने की प्रथा, घोड़े को दागना। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसने क्या किया कि इसने घोड़े पर जो था, अपनी पैर पे जो था, घोड़े के पैर पे अपनी जो मोहर थी वो लगानी शुरू कर दी। ठीक है, इससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति इसमें भ्रष्टाचार नहीं फैला सकता। होता क्या था कि ऐसी कंडीशन सामने आई थी, इसने ऐसा पाया कि जैसे उस टाइम पे अरबी घोड़े होते थे, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अरबी घोड़े उस टाइम भी महत्वपूर्ण थे, आज भी महत्वपूर्ण है, अच्छे माने जाते हैं अरबी घोड़े। तो देखो क्या करते थे सैनिक कि एक अच्छा घोड़ा जो उन्हें राजा खरीद के दे रहा है सेना के लिए, उसको कहीं बाहर जो थे वो बेच देते थे और उसके स्थान पर एक कमजोर घोड़ा ला देते थे और फिर से राजा से घोड़े की डिमांड करते, क्योंकि जो आपकी घुड़ सेना होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, तभी तो युद्ध जीते जा सकते हैं। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया सैनिकों में कि एक वीक, कमजोर घोड़े जो सेना में भर्ती होने लगे, और उन सभी चीजों के लिए इन्होंने क्या कर दिया, घोड़े दागने की जो प्रथा थी वो शुरू कर दी कि अब कहीं भी कोई भी अगर बाहर मोहर वाला घोड़ा मिलेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। और अलाउद्दीन की सजा इतनी कठोर थी कि शायद इतिहास में ऐसी कठोर सजा किसी भी राजा ने नहीं दी थी, और उसी कारण जो था इसका प्रशासन बहुत सही रहा। क्यों? क्योंकि देखो आपको किसी चीज का डर रहेगा कि हम ये काम करेंगे तो हमें ये सजा मिलेगी, ठीक है, तो आप वो काम ही नहीं करोगे। अगर सजा कठोर होगी तो वो गलत काम आप करोगे नहीं, ठीक है। तो इसने क्या किया, घोड़े दागने की प्रथा शुरू कर दी, हुलिये लिखने की, और सबसे पहले इसने केंद्रीय सेना जो थी उसको स्ट्रॉन्ग किया। और चौथा इसने क्या किया, नियमित वेतन, इसने सैनिकों को नियमित वेतन देना जो था वो शुरू कर दिया। पहले जागीरें दी जाती थी, आगे वाले जो राजा है फिरोज शाह तुगलक जो आएंगे वो फिर से जागीरें देना शुरू कर देंगे, तो इन्होंने नियमित वेतन देना जो था वो शुरू कर दिया। अब देखो सबसे पहले राजा को क्या चाहिए होता है, यहाँ पे मुझे बताओ कि राजा किससे स्ट्रॉन्ग बनता है। देखो एक राजा को क्या चाहिए होता है, कोई राजा है, ठीक है, उसको क्या चाहिए होता है, सेना और उसका ठीक है, सेना स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। और सेना स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, अगर उसको
राजस्व से। कहां से आएगा? राजस्व से आएगा ना, जो राजा टैक्स लेता है उसी से आएगा। और इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% जो था वो क्या कर दिया, उसने टैक्स लेना शुरू कर दिया। यानी कि उपज का 50% टैक्स लेना जो था उसने शुरू कर दिया। देखो कैसे की सैनिक व्यवस्था, केंद्रीय सेना, सैनिकों के हुलिये और नागरिक प्रथा और नियमित वेतन। ठीक है, और इस नियमित वेतन के लिए उसने क्या कर दिया, टैक्स जो थे वो बढ़ा दिए। अब देख लेते हैं उसके समय में बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी। ये लिख लिया, ठीक है। अब जो उसकी बाजार व्यवस्था थी वो कैसी थी वो देखो। देखो उसने बाजार को क्या किया, उसने बाजार को 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, उसने बाजार को 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहले आ गया आपके वस्त्र, यानी कि कपड़े। ठीक है, एक बाजार जो है वो कपड़ों का ही लगेगा, वहां पे कपड़े ही मिलेंगे, सिंपल भी, उम्दा भी, जैसे उस टाइम के कपड़े रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद उसने एक बाजार बना दिया खाद्य पदार्थ। ठीक है, जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, और उसने एक बाजार बना दिया गुलाम का। ठीक है, मवेशी पशु जो हो गए, आपको पता था उस टाइम गुलाम भी बिका करते थे। ठीक है, और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, MRP जो थी वो फिक्स कर दी, यानी कि मूल्य दाम जो थे वो फिक्स कर दिए। सभी चीजों के दाम उसने फिक्स कर दिए। क्लियर होगी? अब उसने दाम फिक्स कर दिए और कोई उससे ज्यादा दाम लेता, ठीक है, या फिर जो उसने जो सामान तोला करते थे अगर वो कम तोलते तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, जितना कम तोला उसके शरीर से उतना ही मांस उसने काट लेना। तो इतनी कठोर सजा जो थी तो उससे क्या हुआ, भ्रष्टाचार मूव हुआ। यानी कि किसने 50 ग्राम कम तोला, किसने 100 ग्राम कम तोला, या फिर नकली बाट जैसे 5 किलो का वहां पे 4.5 किलो का बाट रखा हुआ है, इस तरह की चीजों को रिमूव करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उनके शरीर से मांस काट लिया जाता था। सिर्फ उसके शरीर से नहीं, जिसने कम तोला उसके परिवार को भी वैसी ही पनिशमेंट जो थी वो दी जाती थी। यानी कि आप देखो तो इसने शासन को ऐसा बना दिया था स्ट्रॉन्ग कि कहीं ना कहीं उसके फायदे भी हुए, कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी हुए। ठीक है, और दूसरा उसने क्या किया, राजस्व में क्या किया उसने द्वाब में, द्वाब क्या होता है, आग होता है पानी, दो होता है दो, यानी कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या जाता है, दोआब। बेसिकली भारत में हम क्या बोलते हैं, गंगा जमुना का दोआब, यानी कि गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया है उसे क्या बोला जाता है, दोआब। और यहाँ पे देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ हमारा आर्द्र भूमि होती है वहां क्या होता है, फसल अच्छी होती है, वो भूमि उपजाऊ होती है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे जो था वो 50% जो था वो कर लेना शुरू कर दिया, यानी कि उसने दबाव में कर बढ़ा दिया और 50% जो था वो उन्होंने कर लेना शुरू कर दिया था। दूसरी चीज उन्होंने खालसा भूमि को बढ़ाया, खालसा भूमि को उन्होंने बढ़ाया। अब ये खालसा भूमि क्या होती है, ऐसी भूमि जो राजा के अंडर हो। इन्होंने अमीरों से भूमि छीन कर खालसा भूमि को बढ़ाना शुरू कर दिया। क्लियर होगी ये चीज? तो क्या किया, दुआब में 50% कर दिया और खालसा भूमि को इसने बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, लिख लिया सभी ने ये? ठीक है, उसके बाद देखो इसने निर्माण किस किस चीज का करवाया, सीरी का मकबरा, ठीक है, दिल्ली में है। उसके बाद हौज खास, ठीक है, उसके बाद अलाई मीनार, ये भी दिल्ली में है, और अलाई दरवाजा, ये भी दिल्ली में है। और उसके
बाद उसने बनाया फिरोजा, फिरोजा मस्जिद, फिरोजा मस्जिद जो कहाँ है, जालौर में है। ठीक है, यहीं पे जालौर के राजा था ना बीरमदेव, जिसके साथ फिरोजा को क्या हो गया था, प्रेम हो गया था, वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन बीरमदेव ने नहीं की थी शादी। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण के इन दोनों को मार दिया था और उस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में जो था वो मिला लिया था। ठीक है, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने, उसकी बाजार प्रणाली पढ़ी, उसके राजस्व पढ़े, उसके उत्तरी अभियान पढ़े, उसके दक्षिण अभियान पढ़े। अब क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था प्रत्यक्ष शासन कहां पर नहीं करना चाहता था, तो दक्षिण वाले एरिया में, जिसका नेतृत्व किसने किया था, मलिक काफूर ने। और मलिक काफूर उसको गुजरात अभियान में मिला था और उसको 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए उसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके दरबार में एक कवि था जिसका नाम था अमीर खुसरो। उसे तबला एवं सितार का आविष्कारकर्ता जो है वो माना जाता है और उसे तोताए हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। कौन सी, तोताए हिंद की उपाधि जो है उसे दी गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो था वो था खिलजी के बारे में। तो आप देखोगे कि इसने क्या किया, इसने अपने प्रशासन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। ठीक है, आप देखो इसने जो वस्त्र के लिए बाजार लगाया, खाद्य के लिए बाजार लगाया, गुलामों के लिए, तो इसने उसके ऊपर वरीद और मुनियन 2 अधिकारी रखे, गुप्तचर विभाग खोले और अधिकारी रखे कि वो उनपे नजर रख सके कि कोई वो गलत काम तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या था, भ्रष्टाचार फैला होता था। मैंने क्या बताया था आपको कि किसी राजा के संबंध ही आगे जाकर राजा बनते थे। जब राजा थोड़ा सा वीक होता तो संबंध स्वतंत्र हो जाते और वो राज सिंहासन संभाल लेते। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा अपनी कमजोरी कहीं दिखाई ही नहीं। क्यों, क्योंकि देखो उसने हर एक चीज जो थी वो प्लान करके करी। उसने सैनिकों के वेतन भी नियमित कर दिए। ठीक है, और उसने सैनिकों के वेतन भी आधे कर दिए थे। क्यों, क्योंकि देखो उसने क्या, जब एमआरपी फिक्स कर दी थी कम रेट में। और मैं आपको बताऊं, ये जो हमारी बाजार प्रणाली थी, यहाँ पे एक ना परवाना निवेश करके अधिकारी हुआ करते थे। वो डिसाइड करते थे कि किसकी हैसियत के अनुसार इनको जो है वो सामान देना, यानी कि लोग स्वतंत्र नहीं थे किसी वस्तु को खरीदने के लिए। वो अधिकारी जो था वो क्या करता था, डिसाइड करता था कि इनकी हैसियत के अनुसार इनको क्या देना है। फिर जैसे शाहनाहे मंडी होगी, ठीक है, तो उसमें क्या था कि जो मंडियों का जो बाजार का था वो सारा लेखा जोखा जो था वो रखा करते थे। ठीक है, कि रिटर्न में कौन सा कस्टमर आया है, कब आया, वो सारी चीजें जो थी वो रिटर्न में रखा करते थे। उसके बाद एक था दीवाने खास, जो कि व्यापारियों का पंजीकरण करता था। व्यापारियों का पंजीकरण की वहां पे रजिस्टर्ड होते थे व्यापारी, ये नहीं कि कोई भी आके आ जाता था व्यापार करने। रजिस्टर्ड होते, दीवाने खास हो गया, शाहना मंडी हो गया और परवीन नवीस। ठीक है, जो उनकी हैसियत के अनुसार उनको सामान जो था वो दिया जाता था। वो अधिकारी डिसाइड करते थे। ठीक है, यानी वो अपने स्वतंत्र तरीके से कुछ भी नहीं खरीद सकते थे। तो ये था सब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम तुगलक वंश। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।